नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं आज तक पर हल्ला बोल। आज हम बात करने जा रहे हैं अफवाहों के नेटवर्किंग के खिलाफ। किस तरीके से सरकार ने अचानक अपने पैजामे कस लिए हैं। पैजामा इसलिए क्योंकि जब तक यह हंगामा चलता रहा सरकार चुप रही। संसद में आज आवाज उठी तो सरकार कहती है कि सोशल नेटवर्किंग साइट और तमाम एसएमएस और एमएमएस पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। सवाल यह आज खड़ा होता है कि क्या वाकई में संसद में इस मुद्दे पर चर्चा से पहले यह एक मसला नहीं था, और अगर था तो इसके पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सवाल यह भी है कि पूर्वोत्तर के लोगों के पलायन में सोशल नेटवर्किंग साइट्स की क्या वाकई में भूमिका थी, और अगर थी तो इसे रोकने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठा सकती थी। क्या सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहीं न कहीं पूर्वोत्तर के लोगों की बढ़ रही परेशानी की वजह हैं, और अगर हैं तो इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज हमारे सामने हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। क्या सोशल नेटवर्किंग साइट से फैल रही है अफवाह? क्या सोशल नेटवर्किंग साइट से फैल रही है दहशत? क्या पलायन की जड़ में है सोशल नेटवर्किंग साइट्स? क्या देश तोड़ रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स? क्या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कोई कंट्रोल नहीं? क्या जरूरी है सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मॉनिटरिंग? वक्त बीतने के साथ ही बढ़ता ही जा रहा है पूर्वोत्तर के लोगों का पलायन। समस्या बढ़ रही है, अफवाहें नहीं थम रही और शहर छोड़कर जाने वाले पूर्वोत्तर के लोगों की तादाद बढ़ रही है। बुधवार की रात बेंगलोर में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों ने शहर छोड़ना शुरू किया था और 3 दिन बाद भी ये जारी है। रेलवे गुवाहाटी तक स्पेशल गाड़ियों का इंतजाम कर रहा है और उनमें भर भर कर लोग तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने गांव को लौट रहे हैं। अब तक 10,000 लोग बेंगलोर छोड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग अपने परिवार को आसाम में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में छोड़ के बाकी शहरों में काम करने आए थे, पर हमारे साथ एक परिवार है जो बहुत मुश्किल से हमने देखा कि आप जब ट्रेन में वापस जा रहे हैं बेंगलोर से गुवाहाटी, बहुत मुश्किल थी रात को आपको बिताने के लिए। बच्चे जमीन पे सो रहे थे, इतने सारे लोग हैं, 200 के करीब लोग हैं इस कंपार्टमेंट में। मुश्किलें हो रही थी आपको? मुश्किल हो रहा है, फिर भी हम क्या करेंगे, ऐसा साथ मिलजुल के जाना पड़ेंगे, इसलिए हम कष्ट से भी घर जाना है। थोड़ा कंडीशन खराब सोच के हम अभी जाने के लिए इम्पोर्टेंस लिया। कर्नाटक सरकार पूर्वोत्तर के लोगों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। हैदराबाद को भी अफवाहों ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। यहाँ भी पूर्वोत्तर के लोगों का पलायन जारी है। वो कहते हैं कि उन्हें सरकार और सरकार के दावों पर भरोसा नहीं। हैदराबाद से असम जाने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, बावजूद इसके कि सरकार और पुलिस ने बार बार ये आश्वासन दिया है कि उनको यहाँ पे सिक्योरिटी दी जाएगी। अगर वो लोग प्रोटेक्शन अभी तक दिया नहीं ना, अभी देखो अभी प्लेटफॉर्म में एक पुलिस भी नहीं रखा है। हैदराबाद का अगर सीएम हम लोग को बोला तो तुम लोग नहीं जाना, यहाँ रुको तुम। अभी मैं तुम लोग को बोला प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, तुम लोग को कुछ भी नहीं होता बोल के बोला हम लोग रुकने का दे रहे हैं। चेन्नई भी अफवाहों के चंगुल में है। पूर्वोत्तर के करीब 3,000 लोगों ने शहर छोड़ने का मन बना लिया है। ज्यादातर वैसे लोग हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए चेन्नई पहुंचे थे। हम अभी चेन्नई एग्मोर स्टेशन में हैं और जैसा आप देख रहे हैं यह है डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो यूजुअल टाइम पे जाता है। किसी ने यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना भीड़ होगा। आपका कोई रिजर्वेशन नहीं है तो अचानक आप क्यों जा रहे हैं यहाँ से? वो हम लोग को डर लग रहा है, मम्मी पापा बुलाए जल्दी आ जाओ। 6 स्टेट का नाम दिया है, बोल रहे हैं बिहार में भी हो सकता है, बोल रहा है। किसने बोला आपको? किसने बोला कि वापस आने के लिए? मम्मी पापा ने बोला है, ऐसे सुना है। पलायन की समस्या सिर्फ दक्षिणी राज्यों में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी है। पुणे से लेकर मुंबई तक पूर्वोत्तर के लोगों का पलायन जारी है। गुरुवार की रात से लेकर शुक्रवार की सुबह तक पूर्वोत्तर के करीब 1,000 लोग गुवाहाटी की ट्रेन पकड़ चुके हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे के बाद अब मुंबई की स्थिति है, जहां लोग घबरा के अपने घर जा रहे हैं। इस वक्त हम एलटीटी गुवाहाटी एक्सप्रेस में बैठे हैं, जहां आप चारों तरफ देखें। इस वक्त हम स्लीपर क्लास में हैं। स्लीपर क्लास में इतनी भीड़ है, ये सब असम के रहने वाले हैं। और हम लोग सुना है कि सब स्टेट का आदमी भी सब घर जा रहा है और असम का आदमी सब बुला रहा है, इसलिए हम लोग जा रहा है।
कुछ भी गारंटी नहीं, इसलिए हम गाँव जा रहे हैं। पूर्वोत्तर के लोगों की पलायन की समस्या पर संसद में भी चर्चा हुई। जनता के नुमाइंदों ने इस पर चिंता जताई। तब प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। पीएम ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। that we will do our utmost to ensure that our friends and our children and our citizens from the Northeast feel secure in any and every part of our country. अब सवाल यह है कि कौन है जो अफवाहें फैला रहा है। आखिर 5 दिनों से अफवाह फैल कैसे रही है? पूर्वोत्तर के लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली अफवाहें कैसे लोगों तक पहुंच रही हैं? अब तक की जांच में साफ हुआ है कि कहीं न कहीं इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स, एसएमएस और एमएमएस की भूमिका है। लिहाजा गृह मंत्रालय ने एमएमएस और बल्क एसएमएस पर रोक लगा दी है और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। कि जो इंटरनेट और एसएमएस पे करता है, मैं डायरेक्टर इंटेलिजेंस को बताया है कि उसका ट्रेस करिए। मिलना कठिन है लेकिन ट्रेस करिए और वो ट्रेस हो जाएगा तो उसको पूरा इंतजाम करेंगे। ये मैं सदन को मैं बताना चाहता हूँ। जो कुछ हो रहा है उसमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका पर सवालिया निशान लग रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या आउट ऑफ कंट्रोल है सोशल नेटवर्किंग साइट्स? आज तक ब्यूरो। इतना ही नहीं, संसद में इस मामले के गूंजने के साथ एक और अहम सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या अफवाहों को फैलाने में सोशल नेटवर्किंग साइट की अहम भूमिका भी है। इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप चेरियन जी हमारे साथ मौजूद हैं, किरण रिजिजू जी हमारे साथ मौजूद हैं और संजय झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जी, सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप मानते हैं कि अफवाहों का बाजार जो पिछले करीब 2 हफ्ते से लगातार बहुत गर्म है, इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स, एसएमएस और एमएमएस की बड़ी भूमिका है? देखिए, मैं पिछले 2-3 दिन से ये सुन रहा हूं, सरकार की ओर से और अन्य लोगों से भी कह रहा है कि ये रूमर्स है, तो सोशल नेटवर्क, फेसबुक है, एसएमएस है, इन सब से ये परेशानी हुआ है। तो आप सारे चीज ठिकरा जो है सोशल नेटवर्किंग, रूमर कह करके तो आप खत्म नहीं कर सकते। इसको करने वाला कौन है? अगर रूमर कर रहे हैं तो कुछ लोग कर रहे हैं ना, सोशल नेटवर्किंग को अगर यूज कर रहे हैं तो कुछ लोग कर रहे हैं ना, वो कौन है? मैंने उस दिन भी कहा कि इसमें देखिए जो साजिश है और जो लोग ये काम करवा रहे हैं उनका मनसा तो पूरा हो गया जी। हजारों लोग बंबई से, पुणे से, हैदराबाद से, बैंगलोर से, केरला से, चेन्नई से छोड़ चुके हैं। यही तो वो चाहते थे कि पूर्वोत्तर के लोग हिंदुस्तान के अन्य जगह छोड़ करके पूर्वोत्तर जाएं। यही तो चाहते थे, वो हो गया। उनकी मंशा और वो चाहते थे वो हो गया। लेकिन और आज जब हजारों लोग छोड़ के चले गए और आज सरकार कह रहा है कि वो तो अफवाह है, रूमर है, मत सुनिए। अरे आप ये कहने से नहीं होता है। मैं आज लोकसभा का चर्चा, मैं लोकसभा में रहा हूं जी, मैं वहां मेंबर रहा हूं, लेकिन आज के चर्चा से मैं संतुष्ट नहीं हूं। नहीं, आप इस पर हम आएंगे किरण जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या सोशल नेटवर्किंग साइट्स को, क्या एसएमएस को अफवाह फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो बहुत खतरनाक ट्रेंड है। आप क्या कहेंगे देव जी? देखिए, ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स को कंट्रोल करने का जो इरादा है, ये गवर्नमेंट की इरादा कुछ दिन से है। ये एक और तरीका मिल गया उनको इस पे पाबंदी लगाने का। मेरे ख्याल में ये जो एमएमएस और एसएमएस जो बात है वो अलग बात है, और वहां कंट्रोल करना, जो बल्क में भेजना, जो थ्रेटनिंग कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस उसको यूज करके थ्रेट्स को मास स्केल पे भेज सकते हैं, उनको कंट्रोल करना ठीक है। वो एक कमर्शियल टेक्निक है, और उस कमर्शियल टेक्निक को भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा अगर आप उनको चेक करके भेजने का मौका दें जी। पर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, मुझे यह लगता है कि जो बैंगलोर में हुआ और हैदराबाद और पुणे में हुआ, वो सिर्फ अफवाहों की वजह से नहीं हुआ है। वो हुआ है क्योंकि वहां कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं और वो एक्चुअल थ्रेट्स हुए हैं, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में शायद उसकी बातचीत चली है, पर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो नहीं था,
और जो चले हैं वो SMS और MMS से चले हैं, और गवर्नमेंट को ये डर है कि हमें सोशल नेटवर्किंग साइट। दिलीप जी, आप जो बात कह रहे हैं वो एक नए परिपेक्ष की बात है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि SMS और MMS इसके जरिए अफवाहों का बाजार फैलाना ज्यादा आसान है, और सोशल नेटवर्किंग साइट पर जो चीजें चली हैं वो कहीं ना कहीं चर्चा है, और चर्चा के माध्यम से चर्चा को अफवाह से आप अलग करना चाह रहे हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? चर्चा से अफवाह को मैं अलग करना चाहता हूं, और चर्चा के वजह से कोई भागता नहीं है घर छोड़ के। ये जो हुआ है, ये हुआ है क्योंकि इन स्टेट्स में गवर्नमेंट ने रिएक्ट नहीं किया। लोकल गवर्नमेंट का काम था वो तुरंत रुकना, और उसके बाद अफवाहों के वजह से कोई अपना काम या अपना पढ़ाई छोड़ के 2000 किलोमीटर ट्रैवल करने वाला नहीं है। बिल्कुल, गवर्नमेंट का इरादा था सोशल नेटवर्किंग साइट्स में कहीं ना कहीं से अंगुली फिर उठाए, यही उनका काम है। जी, तो दिलीप जी, आप तो साफ मान रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्किंग साइट पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की बात कर रही है। संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या आप दिलीप जी की राय से इत्तेफाक रखेंगे, या आपको लगता है कि किरण जी की राय ज्यादा माकूल है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सरकार ने वक्त रहते कार्य नहीं किया? नहीं, दिलीप मेरे दोस्त है, लेकिन मैं इस पर उनके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि सोशल नेटवर्किंग में जो आजादी किसी भी व्यक्ति को मिलता है उसका बहुत बुरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, बहुत अनैतिक, और मैं तो सोचता हूं कि देश के हित में नहीं, खतरनाक तरीके से उसका दुरुपयोग हो रहा है। और मैं खुद ही एक इंटरनेट जनरेशन का आदमी हूं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि अंत में यदि आप देखेंगे कि जो भी हुआ है जी, सोशल नेटवर्किंग साइट जो है भारत में, उसमें जो भी आदमी गलत चीज देखता है या खतरनाक चीज देखता है, अफवाहें जो फैलाते हैं, वो बेनाम रहते हैं, वो गुप्त रहते हैं, उनके बारे में वो कहीं भी अपना आइडेंटिटी छुपा सकता है। और ये महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि देखिए, आजकल सोशल नेटवर्किंग को एक सोशल मीडिया कहा जाता है। जैसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया को है, सोशल मीडिया हो चुका है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि लंदन में पिछले ही महीने में उन्होंने देखा कि उनके जो सब अखबार को जो मिला के उनके आप रीडर्स को एक साथ इकट्ठा करें और ट्विटर को जोड़े, तो ट्विटर का जो पढ़ने वाले हैं ट्विटर में, वो अभी सारे न्यूज़पेपर्स को मिला के उससे आज ज्यादा ट्विटर हो चुके हैं। तो आप यही सोच लीजिए कि जैसे शशि थरूर हुए, जिनके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हुए, वो खुद ही एक अखबार हो चुके हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें इसका मिसयूज जो होता है वो काफी गलत तरीके से हो सकता है। और संजय, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, बारे में चिंता की बात है। बिल्कुल, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक बड़ा सवाल संजय जी यहां पर यह खड़ा होता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर आमतौर पर लोग चर्चाएं करते हैं, और उन चर्चाओं के सोर्स को पता लगाना किसी भी जांच एजेंसी के लिए नामुमकिन नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि ये चर्चाएं पिछले 1 महीने से चल रही थी, उस समय सरकार ने क्यों नहीं कोई कदम उठाया? मैं तो आपको ही बताना चाहूं कि आप देखिएगा कि जब इसके बारे में चर्चा हुआ था, कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि कम से कम छानबीन की जाए, तो इतना बड़ा उसमें उनके विरुद्ध में ये क्रोध और गुस्सा हमने देखा कि नहीं, हमारी आजादी जा रही है, हमारी फ्रीडम जा रही है। ये सब देखिए, एक डेमोक्रेसी में इसका मिसयूज होना बहुत ही, मैं तो समझता हूं कि और ये भारत के लिए चिंता की बात नहीं है। अमेरिका में यहाँ जहां भी हो आजादी छिनने का सवाल नहीं है, बैठ के यहाँ सोशल मीडिया कभी भी आजादी होने दीजिए। देखिए, इसका लोग मिसयूज कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, सवाल मिसयूज का नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट विंग आपके चैनल पे मैं साफ तरीके से कहूंगा, इसका फायदा उठा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे लगता है संजय जी इसमें बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया है। देखिए यहाँ सवाल सोशल मीडिया को मिसयूज किया है और इसका फ्रीडम को कोई छीन रहा है, या वो किसी का इंडिविजुअल राइट्स का सवाल, ये नहीं है मुद्दा ये है कि उस सोशल नेटवर्क जो आज के जमाने का एक बहुत बड़ी माध्यम है, इस माध्यम को जिस तरह से मिसयूज करके और जो देश में जो हालत पैदा हो गया, सवाल ये है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इतने हजारों लोग जो छोड़ के जा चुके हैं, और आज हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से ये हुआ है, तो ये तो हम रूट में नहीं जा रहा, ये तो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। ट्रेजेडी हमारा यहां है कि हमारे जो भाई बहन, हमारे छात्र लोग, ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, वो जा चुके हैं छोड़ के, और कितने लोग अभी रास्ते में जा रहे हैं। तो उसको जो एक भरोसा होना चाहिए, सरकार का तरफ से जो कदम उठाना चाहिए, यहां पे हमको टारगेट करना चाहिए कि इतने हजार लोग अपने ही देश में
छोड़ के एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। ये क्या ट्रेजेडी नहीं है? ये सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। संजय जी, ब्रेक से पहले आप किरण जी के उठाए सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें किरण जी ने साफ तौर पर कहा कि सरकार को वक्त रहते कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार पिछड़ी है और इस पूरे मुद्दे को अब डाइवर्ट किया जा रहा है। नहीं, मैं इसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जो भी चैलेंजेस हैं कि जिस तरीके से जो प्रॉब्लम है वो उसको निपटाया जाना चाहिए था, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव और सरकार की जिम्मेदारी, वो अलग बात है। लेकिन अभी आपके प्रोग्राम पे हम चर्चा करें कि किस तरीके से सोशल मीडिया को अफवाह फैलाने में वो एक मुश्किल जो है, सरकार के पास जो चुनौती है, जो मुकाबला है, उसको और कठिन करने में उसका उन्होंने गलत जो शक्तियां हैं हमारे समाज में उसका फायदा उठा रहे हैं। इसमें सांप्रदायिक की शक्ति है या राजनीतिक लक्ष्य है या जो भी है, ये साफ उभर के आ रहा है। क्योंकि अंत में देखिए कि ये क्यों हुआ है। आज जो भी आपके नॉर्थ ईस्टर्न के लोग जो जा रहे हैं हैदराबाद से या पूना से या कर्नाटका से, जहां से भी जा रहे हैं, वो सब युवा लोग हैं। वो आईटी में काम करते हैं या रेस्टोरेंट में काम करते हैं या जहां भी काम कर रहे हैं या जहां स्टूडेंट्स हैं। ये जानते हैं कि इनके सबके हाथ में मोबाइल है। यदि आप देखेंगे कि भारत में जहां पर इंटरनेट पेनिट्रेशन संजय जी कहीं ना कहीं आप इस पूरे मुद्दे, संजय जी माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर आप ऐसा आपका टेक ये है कि सोशल नेटवर्किंग साइट सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे इसमें। दिलीप जी देखिए, इसमें जो संजय जी बात कर रहे हैं, मेरा दोस्त है, तो मैं समझता हूं कि वो जो सारे को एक साथ मिला रहे हैं। जो एमएमएस और एसएमएस से जो कैंपेन चलाया गया, उसके वजह से जो डैमेज हुआ, हम उसको कंट्रोल करने के बाद करना चाहिए और गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाया है। उसके साथ साथ ये सोशल नेटवर्किंग साइट वाला जो मामला चला रहे, मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा एक्सेसिव है। मैं ये मानता हूं कि अगर आप देखें तो सोशल नेटवर्किंग साइट से जो इसका ऑपोजिट इफेक्ट होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट कर सकते थे अगर उसको ठीक से इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि इस वक्त जो अब हम देखें, अगर हम कुछ साल पहले देखें जब गणेश जी दूध पीने लगे, उस टाइम तो सोशल नेटवर्किंग साइट तो था नहीं, पर जो फैलाना था वो फैल गया एसएमएस के जरिए से। जो इस वक्त हुआ है वो एसएमएस और एमएमएस से ही हुआ है और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का जो रोल है इसमें बहुत लिमिटेड रहा है। अनुराग, हम आपसे एक छोटी सी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। माना जा रहा है कि अफवाहों के बाजार को गर्म करने, उसे फैलाने और आम आदमी तक पहुंचाने में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स और साइट्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। आपकी क्या राय है इस पर? ये तो कहना उस तरीके से है कि मैं इस बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि जैसे बिजली से आप अच्छा काम कर सकते हैं और बिजली से करंट भी लग सकता है, उसी तरह सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव रोल भी है। जब कोई दुर्घटना होती है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन या कोई हेल्पलाइन का इंफॉर्मेशन या एहतियात बरतने की इंफॉर्मेशन भी सोशल मीडिया से। तो एक हादसे को सोशल मीडिया पे ब्लेम करना इज लाइक throwing the baby with the bathwater, or throwing the bathwater with the baby. So I think it's a wrong thing, and social media has a role to play और ये आगे रहेगा। तो we have to learn how to do it. जैसे पहले प्रिंट होता था, फिर टेलीविजन आया और हम सब ने टेलीविजन से एक माध्यम बनाया दर्शकों तक। उसी तरह सोशल मीडिया को, सरकार को, वेरियस स्टेक होल्डर्स, ब्यूरोक्रेट्स को, मीडिया को और ऑडियंसेस को सोशल मीडिया से एक नाता बनाना पड़ेगा और उसको एक पॉजिटिव तरीके से यूज करना पड़ेगा। तो कहना कि इसका नेगेटिव रोल है, ये गिलास खाली होने के बिल्कुल बराबर है। बहुत बहुत अहम बात, और यही चर्चा हम अभी ब्रेक से पहले भी कर रहे थे जब आप हमसे जुड़े नहीं थे। किरण जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात दिलीप जी ने भी ब्रेक से पहले की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार चाहती तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल कर आम आदमी में ये विश्वास पैदा कर सकती थी कि आप अफवाहों पर भरोसा न करें। क्या सरकार ऐसा कर सकती थी? बिल्कुल करना चाहिए। ये मेरा इस विषय में क्लियर थिंकिंग है कि जब आसाम के घटना के बाद यहां कुछ एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, आप सोचिए कितने जिम्मेवार लोग हैं, वो भी हमारे कुछ मुस्लिम एमपीज ओपनली कहा कि आसाम में मुसलमानों को मारे जा रहे हैं, तब हमने कहा था कि इस तरह का बयानबाजी नहीं होना चाहिए, ये देखिए इसका रेपरकेशन होगा। फिर बाद में बताया गया एक सांसद, एक मुस्लिम सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर में कहा कि इसका नतीजा गंभीर होगा और रेडिकलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम यूथ होगा। तो उस समय जब डेंजर दिखाई दे रहे थे और उसी समय उस वक्त इंटरनेट में कुछ फोटो सर्कुलेशन हुआ, एमएमएस का सर्कुलेशन हुआ, जिसमें जो मॉर्फ करके चाइना में अर्थक्वेक का कुछ डेथ का वो पाइल्स बॉडी, डेड बॉडी था वगैरह वगैरह, तो वो एंटी मुस्लिम का पिक्चर बना करके जो सर्कुलेट किया गया था, वो समय की चर्चा में था, सरकार को मालूम था, स्टेट मशीनरी को मालूम था।
तो उस समय अगर वो आज सोशल नेटवर्किंग को ब्लेम करना है तो उस समय सरकार ने उसका क्यों कदम नहीं उठाया? और सोशल नेटवर्क को आप भले बात है, आप उसको पॉजिटिव वे से यूज करना चाहिए था कि सरकार की तरफ से ये अपील है, कोई भी नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने जिस जगह में भी है देश भर में छोड़ के ना जाए। चलिए, और ये मैसेज जाना चाहिए। संजय जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल सरकार इस बाबत नहीं कर सकती थी कि आप सरकार के काम में भरोसा कीजिए, आप भरोसा कीजिए कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता? ये देखिए अजय, हकीकत यही है कि किसी भी समाज में सोशल नेटवर्किंग का फायदा ज्यादा ऑपोजिशन को या जो एंटी गवर्नमेंट फोर्सेज है वहां हमेशा सोशल नेटवर्किंग ज्यादा सफल होता है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, इससे नजरअंदाज हम इसको नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं कि सरकार, किसी भी सरकार को एक प्रजातंत्र में अपने लोगों से ज्यादा बात करना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग एक प्लेटफॉर्म है, उसको ज्यादा इस्तेमाल करें तो सही बात है, वो भी मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा हम अभी ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से गलत लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं इस आजादी का। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सही, ये अनुराग ने सही कहा है, वही तो मैंने भी आपको पहले कहा था कि आज फेसबुक यदि एक उसके सारे मेंबर्स को जोड़ लीजिए तो दुनिया का चौथा या पांचवा बड़ा एक देश होता, उसको सारे मेंबर्स को जोड़िए तो भारत फेसबुक के नंबर 2 रैंकिंग में है। आपकी बात पर बहुत सारी यंग कंट्री, मुझे यहाँ पर एक थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। एक मिनट, तो मैं यही कहना चाहूँ, सोशल मीडिया में भी एक रेगुलेशन की जरूरत है। आप माने या न माने, आगे जाके जिस तरह से इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा, लोगों के हाथ में मोबाइल होगा, युवक लोग हैं, इनको बहकाने में, इनको गलत रास्ते में बात कीजिएगा, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, ब्रेक लेना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो बात कह रहे हैं वो ऐसा लगता है कि संदेश वाहक को मारो, संदेश को नहीं। संजय जी ने एक काफी ज्वलनशील बात कही, उन्होंने कहा कि रेगुलेशन जरूरी है। अनुराग, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे मैं एक 2611 का उदाहरण लेना चाहूंगा, और मैंने पहले भी कहा, जब 2611 हुआ, जो गवर्नमेंट मशीनरी थी, इट वाज इनएडिक्वेट टू डील विद टेलीविजन एज अ मीडियम, जब ऐसी त्रासदी हो रही थी। उसी तरह आज हम सोशल मीडिया भी उसी मुकाम पर है। तो जो गवर्नमेंट मशीनरी है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एडवाइस कर रहे हैं गवर्नमेंट मशीनरी को, उनको सोशल मीडिया से कैसे डील करना चाहिए वो निर्धारित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको अपने आप को रीओरिएंट करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं सोशल मीडिया ये जरूर मानूंगा कि कई बार वाइल्ड वेस्ट हो जाता है। और अगर अब मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूं, सोशल मीडिया पे 40 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। कोई लोग कहते हैं 60 मिलियन है, मैं कहूंगा 40 मिलियन। 40 मिलियन अगर हम दिल्ली के सारे अखबार भी मिला लें तो भी वो 20 मिलियन पे पहुंचते हैं। तो 40 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है। बट ये लोग भी कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में बहुत सारी फ्रिवलिटी है। जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार ने पिछले साल मई में लिखा, मैं सुसाइड करना चाहता हूं, तो उसके 65 दोस्तों ने लिखा, आई लाइक दिस। तो आई एम श्योर दे वर नॉट हिज फ्रेंड्स, और इट वाज अ फ्रिवलेज। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, सोशल मीडिया में फ्रिवलिटी है, और वो जो व्यूअर्स है उसको रिजेक्ट कर देंगे। जैसे टेलीविजन में कंटेंट होता है, न्यूज में कंटेंट होता है, जो व्यूअर्स रिजेक्ट कर देते हैं। और चौथी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे को लगता है यहां पे एक अपॉर्चुनिटी है। सरकार को उसको एक अपॉर्चुनिटी, जो जितने यंग लोग हैं, जो कल का भारत है, वो सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, और उनके से सरकारें चेंज हो सकती है, उससे देश का भला हो सकता है। तो उनसे कनेक्ट करने के लिए सरकार को सोशल मीडिया को एक टूल, एक वेपन, हमने इसका अंजाम देखा चालक के देशों। दिलीप जी, आप कुछ कह रहे हैं? इस वक्त हमें यह मानना चाहिए कि सोशल मीडिया जो है ये यहां रहने के लिए आए। इसको कंट्रोल करने से इसका शायद ग्रोथ कम हो सकता, नहीं तो हम चाइना जैसे सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं, वो हमें मान के चलना पड़ेगा कि ये हम चाइना को कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि अगर शिंदे साहब जो होम मिनिस्टर है, उनको ये पता था तो वो क्यों वेट किया संसद में बात करने के लिए? उनको यूट्यूब पे प्राइम मिनिस्टर अगस्त 15 के भाषण से पहले वो यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट कर सकता था, और सारे जो सोशल मीडिया देखने वाले हैं वो तो उनका जो बताने का चीज था वो बात सबके पास कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मीनाक्षी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें दो पक्ष है। पहला पक्ष तो ये है कि जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसे आप एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां वो अस्त्र अफवाहें फैलाने के काम आ रहा है, वहीं वो अस्त्र अच्छी व्यवस्था फैलाने के काम भी आ सकता है, बशर्ते अच्छी व्यवस्था हो। यहां पर जो दुष्प्रयोग हुआ है, वो दुष्प्रयोग के दो कारण है।
कि 15 ऐसे इंसिडेंट हुए पुणे के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, और आज तक सरकार ने उन नामों को उजागर नहीं किया। उसको सोशल मीडिया पे डाल देते तो शायद बात इतनी बढ़ती नहीं। एक गुवाहाटी में बैठे हुए पास्टर इस तरीके की बेहुदा ईमेल्स लिख रहे हैं, उसके विषय में आज तक सरकार ने क्या किया वो इन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दे तो सबको पता चल जाए। ऐसे आरोप आपके संघ संगठन पर भी मैं वही बताना चाह रही हूं कि अब उस ईमेल का अगर आप कंटेंट पढ़ें और ओवैसी जैसे व्यक्ति ने पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा, उनके ऊपर अगर आप एक्शन लेकर उसको सोशल मीडिया पे डाल दें तो जो कुछ हुआ वो कभी होता नहीं। ये सब सेडिशियस तरीके के एक्ट है, और जो लोग खड़े होकर ये कह रहे हैं कि ये हो रहा है, खाली एक रिपोर्टिंग की तरीके से इस्तेमाल करें, उनको आप कंट्रोल करना चाहते हैं। जो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और इस तरीके की चीज नहीं होने देंगे, आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। संजय जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेते हैं। संजय जी, इससे पहले कि मैं अपनी रिपोर्ट यहां सामने रखूं, जरा ये बताइए, क्या जो चर्चा हो रही है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या आप अभी भी अपने मत से भिन्न हैं? देखिए, हम लोग चाहे जो भी चर्चा कर लें जी, सच्चाई यही है कि फेसबुक जो सोशल नेटवर्किंग का सबसे बड़ा उदाहरण है देश और दुनिया के सामने, जब उसने आईपीओ किया था, बहुत ही फेमस आईपीओ किया था, $100 बिलियन की वैल्यूएशन थी, अब थोड़ा कम हो चुका है। उन्होंने खुद ही माना है ये कि हमारे कहने से कुछ नहीं बदलता है। महत्वपूर्ण चीज यही है, अहम बात यही है, उन्होंने खुद ही कहा है कि इसमें हमें खुद बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमने इतनी आजादी दे दी है, इतनी बेनामी और दूसरे लोग गुप्त तरीके से इसका फायदा उठा रहे हैं, ये एक सनत नहीं है। और उन्होंने ये भी माना है कि बहुत जगह उनको सरकारों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये आप अभी भी मानते हैं कि आजादी बहुत ज्यादा है और इस अनियंत्रित आजादी की वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं? किरण जी, एक छोटा जवाब आपका इससे पहले। मैं नहीं मानता हूं, संसद में क्या होता है। देखिए, ये जो बार बार संजय जी का मैं सुन रहा हूं कि आप सारे ब्लेम जो है फ्रीडम ऑफ सोशल नेटवर्किंग का जो आप बार बार बोल रहे हैं, यही तो मुझे सुनकर के दुख लग रहा है कि आज देश में पूर्वोत्तर के इतने हजारों लोग जा चुके हैं और उसके बाद सरकार उसको भरोसा देने के लिए, कार्य करने के लिए जो कदम उठाना चाहिए, उसके जगह में वो कह रहे कि हम टाइटनिंग करेंगे, बल्क एसएमएस ब्लॉक करेंगे, हम सोशल नेटवर्क को कंट्रोल करेंगे। ये डाइवर्जन मत कीजिए। हम लोग पुकार करके कह रहे हैं कि आज देश चल रहा है। अजय, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि दो अलग अलग विषय है। अलग विषय में आप मीडिया की बात कर रहे हैं, जो सचमुच जो काम करना चाहिए जिससे ये माइग्रेशन रुके, वो अलग बात है। अभी हम बात कर रहे हैं तो उसका क्या इसमें योगदान रहा है? तो योगदान तो है, उसने कहा था कि एसएमएस और एमएमएस अलग है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। वेबसाइट, एसएमएस, संजय जी एक अलग अलग। संजय जी, आज आप अपनी बात आप स्पष्टता से रख रहे हैं, लेकिन आइए अपने दर्शकों को हम ये दिखाएं कि आज संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हुई तो क्या हुई और सांसदों ने वहां पर क्या कहा। जब अफवाहें फैली तो पूर्वोत्तर के लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। अफवाहों की तीव्रता बढ़ने लगी और बढ़ने लगी पलायन करने वाले पूर्वोत्तर के लोगों की तादाद। लेकिन सवाल ये कि दहशत की वो अफवाहें किस जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं? क्या अफवाहों के लिए जिम्मेदार है सोशल नेटवर्किंग साइट्स? क्या पलायन के लिए जिम्मेदार है सोशल नेटवर्किंग साइट? संसद में जब पूर्वोत्तर के लोगों के पलायन पर चर्चा शुरू हुई तो नेताओं ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका पर सवाल खड़े किए। मैंने उनसे अच्छे लोग मेनलैंड में रहने वाले लोग नहीं देखे। उन लोगों को इस तरह से अफवाह फैला करके, कौन है अफवाह फैलाने वाला? कौन है ये बंबई में? कौन है राम वाला या रहीम वाला? अरे काम तो हो जाना चाहिए देश को बढ़ाना है तो कोई हो जो जब तक इस देश में सरकार गिर जाए मुल्क बनना चाहिए, तब तक ये देश बनने वाला नहीं। ये देश बनने वाला नहीं। कौन थे ये बंबई में? कौन है ये एसएमएस करने वाले? कौन है ये ट्विटर करने वाले? कैसे पकड़ोगे इनको? अरे राम वाले और रहीम वाले। दरअसल पूर्वोत्तर के जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं उनमें से ज्यादातर अपने परिवार के सदस्यों के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए जुड़े रहते हैं। जाहिर है पिछले कुछ सालों से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पूर्वोत्तर के लोगों के लिए काफी अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन अब उन्हीं साइट्स पर सवालिया निशान लग रहे हैं और उन पर पाबंदी की मांग हो रही है।
एक्सोडस वहां से भी शुरू हो गया। ये स्थिति है और इसको सबसे ज्यादा बिगाड़ने का काम किया है एसएमएस के जरिए, एमएमएस के जरिए, ट्विटर के जरिए, ब्लॉगिंग के जरिए। मैं तो ये गवर्नमेंट से मांग करूंगा आपके माध्यम से कि अगर कोई इस तरह का सिस्टम हो, चाहे थोड़े दिनों के लिए सही, इन सारे सिस्टम हुए, सारे जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के जरिए जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इस पूरे सिस्टम को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए, इस पर बंदिश लगा दी जाए। अगर इस पर बंदिश नहीं लगेगी तो घर बैठे लोग इस देश को जलाने की कोशिश करते रहे। और ये प्रयास भी होना चाहिए कि आखिर ये स्थिति आई क्यों। अब सवाल ये कि ये जो नया बखेड़ा खड़ा हुआ है, क्या वाकई उसके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स जिम्मेदार हैं? क्या सोशल नेटवर्किंग साइट्स की वजह से पूर्वोत्तर के लोगों के पलायन की समस्या बढ़ रही है? इन सवालों का जवाब ढूंढना निहायत जरूरी है। दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा जिस तरीके से आज संसद में इस मामले पर बातें हुई और रामगोपाल यादव जी की बात आप खुद ही सुन सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि घर बैठे लोग देश में आग लगा रहे हैं। संजय जी, कम से कम कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी बात वाकई में मानते हैं। अनुराग, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहूंगा एक बागपत एक जगह है जहां से जो अजीत सिंह जी के पिताजी चरण सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी और जहां से बहुत अच्छे खरबूजे आते हैं। बट बागपत के जो पुराने डिप्टी कमिश्नर थे वो मेरे मित्र थे, मेरे कॉलेज से थे और वो मुझे बता रहे थे कि मोबाइल और सोशल मीडिया के थ्रू कैसे उन्होंने बागपत के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, विलेजर्स हैं, उनको हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ सर्विसेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो मैं अपने पुराने पॉइंट पे जाऊंगा कि सोशल मीडिया का, मोबाइल का एक पॉजिटिव रोल है और एक नेगेटिव रोल है। क्योंकि पॉजिटिव रोल है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए और जैसे और चीजों में नेगेटिव रोल है उनसे डील करना पड़ेगा। और एक मैं कहूंगा 1975 में इमरजेंसी लगी थी। अगर हम डिजिटल को ब्लॉक कर देंगे, सोशल मीडिया को ब्लॉक कर देंगे तो एक डिजिटल इमरजेंसी लग जाएगी और हमारा देश कम से कम 40 साल पीछे चला जाएगा। तो मैं तो बिल्कुल ये कहूंगा मीडिया एज अ मीडिया प्रोफेशनल, एज अ मीडिया एंटरप्रेन्योर, दैट कोई किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सरकार को अपने आप को रीओरिएंट करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार रीओरिएंट करेगी। हमारे जो होम मिनिस्टर है और हमारे जो सीनियर कैबिनेट कोलीग्स हैं वो सब आई एम श्योर इस पर अभी चर्चा कर रहे हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो मेरे हिसाब से हमें भी सरकार पे इतना हर्ष नहीं होना चाहिए और उनको एक चांस देना चाहिए। कहीं ना कहीं बैलेंस अप्रोच लेने की बात अजय जी, आज के चर्चा को जो अभी मैंने देखा जी, मुझे दुख इस बात का है कि कम से कम देश का प्रधानमंत्री अपना जिम्मेवार लेते हुए ये कहते हैं कि आई एम सॉरी, पूर्वोत्तर के लोगों से माफी मांगे। कम से कम देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री ये कहते कि हमसे भूल हो गया, हमसे चूक हो गया, तो भी एक बात बनता। उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। मैंने कहा कि गलत क्या, जब अपने ही देश में जब 10, 15, 20 हजार लोग अपने ही देश में पलायन हो गया, ये तो एक ट्रेजेडी है और इसका रिफ्लेक्शन जो है चर्चा के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में दिखाई देना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दिया। और मैं राजनीतिक दल के अलावा जो राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय संगठन जितना भी है और राष्ट्रवादी संगठन जितना भी है, सबसे मैं अपील करना चाहता हूं कि जैसे बेंगलोर में कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र लोग आकर के खड़े हो गए कि हम आपके साथ में हैं, इसमें मत देखिए कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी के ये संगठन है, कहां से आए, मत देखिए, कोई भी संगठन हो सामने में आना चाहिए था। मैं अपील करना चाहता हूं जैसे एबीवीपी आ रहे हैं, एनएसयूआई का भी और बाकी जितने संगठन है और रिलीजियस ग्रुप्स के जितने भी है और खड़े हो जाते तो ये पलायन रोक सकते थे। लेकिन अभी हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं, अभी भी खबर आ रहे हैं, हजारों लोग अभी भी चल रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, इसलिए आज संसद में बयान देने से नहीं होगा। और सोशल मीडिया पे रोक लगने से वो एक सॉफ्ट टारगेट बना है इस वक्त। वो जो डिजिटल इमरजेंसी का बात चला है वही उनका सॉफ्ट टारगेट है। अगर उनकी हिम्मत हो तो वो पूछे कि रेलवेज ने ट्रेन क्यों चलाया, उनको भी रोको। तो कहां ब्लेम करोगे आप? संजय जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया इससे पहले कि हमें ब्रेक लेना पड़े। अजय, देखिए, सरकार की हर चीज पर आलोचना करना तो हमारा एक नया एक आदत सा है। देखिए एक मिनट, आप देख रहे हैं
देखिए मैंने अभी खत्म भी नहीं किया, अभी सब लोग इस पर कूद गए हैं। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी सबसे बड़ा जो चुनौती हमारे सामने वो ये है कि गलत शक्तियों के जो भी वो कर रहे हैं, यदि उनको रोका जाए तो उसमें कोई गलती नहीं है। मैं अनुराग के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि सोशल मीडिया से फायदे बहुत होते हैं, उस पर थोड़ा ही कोई विवाद है। विवाद इस बात पर है कि उसका यदि कोई गलत उपयोग करे तो उसको आप रोके। हम यहाँ पर मीनाक्षी जी, सबसे पहले आप देखिए, इसमें दो कानून ऑलरेडी देश भर में मौजूद हैं। वो है देश का संविधान, जो कि हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, अपनी बात कहने का जो है अधिकार देता है, और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, डेफेमेशन और तरीके के कानून जो कि आईपीसी में उपलब्ध है। तो जहां पर भी उसका इस प्रकार का दुरुपयोग हो रहा है, मान लीजिए सिडिशियस एक्टिविटीज के लिए हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि वो गुवाहाटी में बैठे हुए पास्टर इस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं और उसका नाम लेते हुए सरकार डरती है, या वो 15 लोग जिन्होंने बाकायदा उन लोगों पर मारपीट की और उनको डराया धमकाया, वो सब कवर्ड है, गवर्नड है। आप दरअसल कहना चाह रही कि मुद्दों पर आधारित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बिल्कुल, और उन लोगों के खिलाफ काम हो सकता है जो उसके विवाद में पड़ रहे हैं, लेकिन आप किसी का भी मौलिक अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं छीन सकते और प्रतिबंध नहीं लगा सकते। हमारे पास समय जरा कम है, इसलिए किरण जी एक छोटा सा जवाब आपका। देखिए, फ्रीडम के नाम से आप अगर सरकार का एक मंशा है कि हम किसी को कंट्रोल करना चाहता है, तो उसका बहाना नहीं बनाना चाहिए कि किसी कारण इस कारण से हुआ है करके बहाना नहीं बनाना चाहिए। जो सही मायने में सोसाइटी में हर चीज का एक रेगुलेशन तो होना चाहिए, इस चीज को मैं मानता हूं, लेकिन उसको आप किसी एक इंसिडेंट को लेकर के और किसी चीज को आप टाइट करना है, अपना कंट्रोल उसमें हक जमाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक लिबरल सोसाइटी है जहां पर हर चीज को मापदंड जो है। दिलीप जी आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, ना तो इस देश में इस वक्त डिजिटल इमरजेंसी लगाने का टाइम हुआ है, ना हमें ये जो एक्सक्यूज ढूंढने का टाइम है कि हमें जो करना है वो हम करेंगे अपॉर्चुनिटी ढूंढ के, और उस वजह से इस टाइम हमें यह है कि गवर्नमेंट को तरीका ढूंढना पड़ेगा, जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क्स को यूज करके ये जो यंग पॉपुलेशन है जिनको रीएश्योर करना। आपकी क्या राय है? मेरा कहने का मतलब है वॉट एवर यू रेजिस्ट परसिस्ट। तो इन द न्यू नॉर्मल कम्युनिकेशन एक नया आलेख उभरा है, उसमें जूलियन असांज आ गया है, विकीलीक्स। तो जितना हम उसको दबाएंगे वो उतना ज्यादा उभरेगा। तो मेरे को पूरा विश्वास है ये सरकार से और जो लोग सरकार में है, एंड आई वुड एग्री विद संजय कि अगर हम इफ वी लव डेमोक्रेसी वी कैन नॉट हेट पॉलिटिशियंस एंड द पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट एंड वी शुड स्टॉप ब्लेमिंग द गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग। मेरे को पूरा विश्वास है कि ये सरकार अगले कुछ महीनों में स्टेक होल्डर्स को बिठा करके कॉमन कोड इवॉल्व करेगी। बिल्कुल। संजय जी एक छोटी प्रतिक्रिया इससे पहले कि हम शो को खत्म करें। ये देखिए अजय, मुझे लगता है कि हम सब भारतवासियों को जो पैनल पे हैं और जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, हम सबको यह गर्व होना चाहिए कि भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सफल प्रजातंत्र और लोकतंत्र का देश है। यहाँ पर कोई यूपीए सरकार के विरुद्ध जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया या जो भी क्रिटिसाइज करते हैं सोशल मीडिया में, इस पर यूपीए सरकार ने कोई भी प्रतिबंध आने की कोशिश नहीं की है। यहाँ सिर्फ ये देखिए, अंत में जो गलत तत्व है वो बहुत छोटा परसेंटेज है। आम आदमी, मैं ट्विटर पर एक्टिव हूं, फेसबुक पर एक्टिव हूं, गलत आदमी जो गाली देता है, गलत शब्द देते हैं, वो छोटा पॉपुलेशन है, लेकिन उसका जो डैमेजिंग कैपेबिलिटीज है, जिस तरीके से वो गलत प्रभाव कर सकते हैं, उस पर यदि कोई रोक आए या कोई कानून आए तो उससे कुछ भी गलत हमारे आजादी को कुछ भी आप मेरे शो में बात कर रहे, मैं इसकी दाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कम से कम आम राय यहां यह बनती दिख रही है कि अगर किसी मुद्दे पर, किसी मसले पर सरकार रोक या नियंत्रण करने की बात करे तो वो तो सही है, लेकिन ब्लैंकेट बैन कहीं से भी संभव नहीं है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।